सीटेट के सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी की लगातार क्लासेस चल रही हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 9 में हम उर्दू पेडागोजी के अहम टॉपिक रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी सुनने और बोलने का जो किरदार है उसे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आप देख सकते हैं हमने जो नोट्स बनाए हैं उनमें काफ़ी थ्योरीज हैं, तो मैं चाहता हूं कि नोट्स आप लोगों ने लिया होगा, नोट्स से थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा। हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करके सीधे आते हैं और पेडागोजी के जो सवालात सीटेट में पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला सवाल कि ज़बान को तरसील और ख्यालात का वसीला माना जाता है। ज़बान की तारीफ़ क्या है? ज़बान की सिंपली डिफिनेशन यही है कि लैंग्वेज जो है उसके ज़रिए हम अपने आइडियाज़ को, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ज़बान ख़यालात और इजहार का वसीला है, वही पॉइंट बताया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि एक आम ख्याल है कि बच्चा नकल और रटने से सीखता है, लेकिन ये ख्याल सही नहीं है। इस तरह का सवाल आप लोगों से एक बार सीटेट में पूछा जा चुका है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये सवाल जो है आप लोग बताएंगे कि ये इस सवाल का जवाब क्या होगा। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं यानी कि नकल करके सीखते हैं। ये जो कथन है क्या पूरी तरह से सत्य है, आंशिक रूप से ही सत्य है, पूर्णतः असत्य है या फिर सराहनीय है? तो ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है और पूरी तरह से ये सही भी नहीं है। हम इसे कहेंगे कि आंशिक रूप से ये सत्य है, थोड़ा मोड़ा इसमें सच्चाई है कि बच्चे नकल करके सीखते हैं। क्योंकि जब बच्चे अपनी पहली ज़बान यानी कि मादरी ज़बान सीखते हैं, जिसको हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, तो उसके लिए वो अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने घर के बड़ों से ज़बान को नकल करके सीखते हैं। नोम चॉम्स्की की थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। जैसे ही वो ज़बान के रूबरू होता है, उसके माइंड में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग LAD कहते हैं। LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इस डिवाइस की मदद से बच्चा अपने आप ज़बान सीखने लगता है। उसमें पैदाइशी तौर से ये सलाहियत होती है कि बच्चा ज़बान सीख सके। ठीक है। नोम चॉम्स्की ने ही एक यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट दिया है। यूनिवर्सल ग्रामर को उर्दू में कहते हैं आलमगीर कवायद। तो अगर आप लोगों से पूछे कि यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट किसने दिया, तो नोम चॉम्स्की ने दिया। बाकी पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, जिसके 4 स्टेजेस बताए। पहला स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर, जिसको हम लोग उर्दू में हिस्सी व हरकती दौर और हिंदी में संवेदीय पेशी अवस्था कहते हैं, जो कि 0 से 2 साल होती है, जिसमें बच्चा इंद्रियों की मदद से, अपने हवासे खमसा की मदद से जानकारी को हासिल करता है। पियाजे ने जो दूसरा स्टेज बताया वो है माक़ाबिल तजर्बात का दौर, जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल स्टेज और हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसमें बच्चा नकल करके चीज़ों को सीख रहा होता है, जो कि 2 से 7 साल होती है। जो तीसरा स्टेज उन्होंने बताया वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग ठोस तजर्बात का दौर या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जिसमें बच्चे में थोड़े मोड़े क्रिटिकल थिंकिंग के जो गुण हैं वो आ जाते हैं। जो चौथा स्टेज बताया पियाजे ने वो था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग रस्मी तजर्बात का दौर और हिंदी में कहते हैं उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 स्टेजेस बताए थे। हो सकता है आप लोगों से पूछ ले, चारों स्टेजेस आप लोगों को याद रखना है। अब एक नाम पेडागोजी में बहुत अहम है, वाइगोस्की का। वाइगोस्की ने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी और उन्होंने 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा जोर दिया, सोसाइटी पे, कल्चर पे और लैंग्वेज पे। कहा कि बच्चे जो ज़बान सीखते हैं वो सोशल इंटरेक्शन करके ही सीखते हैं। इनके मानना है कि ख्यालात और ज़बान में ज़बान पहले आते हैं। ठीक है, ज़बान पहले आती है, और जबकि पियाजे जो है उनका मानना है कि थॉट्स पहले आते हैं, ख्यालात पहले आते हैं। ये सब चीज़ें आपने जान ली। वाइगोस्की ने ही प्राइवेट स्पीच का कंसेप्ट दिया कि बच्चे किसी काम को करते हुए खुद से बातचीत करते हैं तो ये प्राइवेट स्पीच है। वाइगोस्की ने ही
स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट दिया कि जब बच्चा किसी काम को करता है तो खुद से अगर नहीं कर पा रहा है, किसी कंसेप्ट को अपने आप नहीं समझ पा रहा है, तो उसको टेम्परेरी हेल्प दी जाती है और यही हेल्प स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, ये सब बातें आपने जान ली। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, बोलना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसानी तरसील की बुनियाद है। यानी कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तरसील करते हैं, उसकी जो बुनियाद है वो क्या है? बोलना है। जब हम बोलते हैं तभी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो बोलना जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनमें एक अहम है। अच्छा, लैंग्वेज स्किल की बात करते हैं तो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यानी लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल। ये चारों स्किल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से बाहम मुंसलिक होती हैं, इंटीग्रेटेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और एक साथ ही सीखी जाती हैं। अगले चैप्टर में हम लैंग्वेज स्किल पे तफसील से डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल कौन सी है और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल कौन सी है। रिसीप्टिव लैंग्वेज स्किल को उर्दू में कहते हैं अखज़ी महारत और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल को कहते हैं तख्लीकी महारत। ठीक है, तो इसको हम तफसील से अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा बताइए, क्लासरूम में छोटे बच्चों के जो क्लासरूम्स होते हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग से क्या होता है, कहानी सुनाने से क्या होता है? कहानी सुनाने से बच्चों में तख्लीकियत आती है, क्रिएटिविटी आती है, सृजनात्मकता आती है, उनका क़ुव्वत तख़य्युल बढ़ता है, उनमें कल्पना शक्ति आती है और ये ज़बान को मजमूई तौर पर पेश करती है। जब हम कहानी सुनाते हैं तो मान लो उर्दू में सुना रहे हैं तो उर्दू ज़बान क्लासरूम में एक मजमूई तौर पर मौजूद रहती है जब हम कहानी सुना रहे होते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनसे सीटेट में सवाल एज इट इज़ बने हैं। चलिए अब हम सवालात देखते हैं। पहला सवाल है कि उस्ताद अपनी क्लास को 4-4 के ग्रुप में बांटकर ग्रुप के हर तालिबे इल्म को एक किरदार तफ़वीज़ करता है। मान लो किसी को शोले का जय बना दिया, किसी को वीरू बना दिया, किसी को गब्बर बना दिया, किसी को बसंती बना दिया, और फिर क्या कर रहा है, बच्चे ग्रुप में किसी मौजू पे तामुल कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। फिर वह हर ग्रुप को पूरी क्लास के सामने अपने अपने किरदार अदा करने के लिए कहता है। यानी कि डिस्कशन करके पूरी क्लास के सामने 4 बच्चों का 5 बच्चों का जो ग्रुप है वो जाके परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? रोल प्ले कहेंगे, स्किट कहेंगे, ड्रामा की तश्कील में माविन कहेंगे या फिर तामुल कहेंगे। तो यह रोल प्ले। रोल प्ले जो होता है वो सुनने और बोलने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ठीक है, तो रोल प्ले यहाँ पे करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मौजूद है। अगर आप लोगों के पास ये नोट्स है तो आप लोग तफसील से पढ़ेंगे ही, नहीं है तो ले लीजिए। कैसे लेंगे? 72 75 54 98 90 पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा तो हम आपको सैंपल दिखाएंगे। अगर पसंद आएगा तो आपको एक मामूली सी रकम एज ए गिफ्ट हमको दे देनी है। ठीक है, और फिर ये 12 चैप्टर पे मबनी कंप्लीट नोट्स आप लोगों को दस्तयाब करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है कि दर्ज झेल में से किसका इस्तेमाल बोलने की महारत के अंदाज़े कद्र में नहीं होता है? स्पीकिंग स्किल के इवेल्युएशन में हम इनमें से किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो सिंपली आप देख लीजिए किसमें बोलना शामिल है। चारों एक्टिविटीज़ में जिसमें बोलना शामिल है उसका इस्तेमाल हम बोलने की महारत के अंदाज़े कद्र में करेंगे, जिसमें बोलना नहीं है उसे नहीं करेंगे। देखो, रोल प्ले करेंगे, डायलॉग डिलीवरी करेंगे तो बोलेंगे ही, किसी चीज़ को दिखा के बताएंगे तो बोलेंगे ही, किसी पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, तस्वीरी वजाहत करेंगे तब भी बोलेंगे। लेकिन खाली जगहों को पुर करेंगे तो इसमें कहाँ बोलना है, इसमें तो लिखना है। ठीक है, तो बोलने की महारत का अंदाज़ा कद्र खाली जगहों को पुर करने से नहीं होता है। ज़बान की आमोज़िश के लिए बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मकसद क्या है? यानी कि जब हम लैंग्वेज की क्लासरूम में कहानी सुनाते हैं तो इसका मकसद क्या है? पीछे पॉइंट बताया जा चुका है। तलबा को अखलाकियात की, मोरालिटी की, नैतिकता की तालीम देना इसका मकसद है, या फिर उस्ताद को कहानी ज़बानी याद करने के काबिल बनाना है, या फिर
कहानी सुनाने का मकसद है कि तलबा को कहानी पढ़ने के काबिल बनाया जाए या फिर तलबा को ज़बान के साथ शरीक किया जाए। तो जब हम कहानी सुनाते हैं तो कहानी मजमूई तौर पर क्लासरूम में होती है। तो जब हम कहानी सुनाते हैं तो बच्चे उस कहानी से रिलेट करते हैं और जिस ज़बान में कहानी सुनाई जा रही होती है वो उसमें बच्चे अपने आप को शरीक कर लेते हैं। तो तलबा को ज़बान के साथ शरीक करना, बच्चों की क़ुव्वत तख़य्युल बढ़ाना, उनमें इमेजिनेशन पावर बढ़ाना, ये कहानी सुनाने का मकसद है। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों की ज़बान बोलने की सलाहियत अदबी आमोदिश को अहम बुनियाद फराहम करती है। यानी कि अगर आप अच्छे से ज़बान बोल रहे हैं तो आप अदब को अच्छे से सीख सकते हैं, ये एक पॉइंट है। तो बताइए कि 10 दिल में से कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है, कौन सी ऐसी मशक है जो ज़बान बोलने की सलाहियत को फ़रोग़ दे सकती है। सिंपली आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप होगी, ज़बान बोलने की सलाहियत फ़रोग़ पाएगी। कैसे? लफ्ज़ों के सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ एक मशक करके, यानी कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करके, या फिर पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में शिरकत करके। शोले आपकी पसंदीदा कहानियाँ, आप उस पर रोल प्ले करेंगे तब आपकी बोलने की महारत डेवलप होगी, या फिर इज्तिमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर लफ्ज़ों को याद करना। देखिए, याद करना नेगेटिव टैग पॉइंट है। और अगला पॉइंट है कि उस्ताद के साथ दर्स किताब में दी गई कहानी को इज्तिमाई तौर पर पढ़ना। तो बोलने की महारत डेवलप होगी जब आप रोल प्ले करेंगे। पसंदीदा कहानियों पे मबनी रोल प्ले में जब आप शामिल होंगे तो आपकी बोलने की भी महारत डेवलप होगी, सुनने की महारत भी डेवलप होगी। क्वेश्चन नंबर 5, बोलने की महारत को फ़रोग़ देने का एक अहम पहलू क्या है? बोलने की महारत को हम क्यों फ़रोग़ देते हैं, इसका अहम पहलू क्या है? बोलने की महारत का इस्तेमाल करते हुए हमें किस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए? साफ़ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल हो, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, या फिर शीरी और मुतरन्निम आवाज़ की धुन में हमें बातचीत करनी चाहिए तरन्नुम में, या फिर सियाक और हालात को ध्यान में रख के बोलना चाहिए। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट बोलना चाहिए। ये बोलने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बात आम की हो रही है और आप इमली की खुसूसियत बताने लगे। तो सियाक और हालात को ध्यान में रख के बोलना चाहिए। ये ऐसा पहलू है जिसको बोलने की महारत को फ़रोग़ देने में अहम समझा जाता है। बच्चे को जब नज़्म की क़िराअत के लिए कहा जाता है तो ये उस्ताद की बच्चे की डैश की अंदाज़े कद्र में मदद करता है। मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और करें कि बच्चे से चलो बच्चा क़िराअत करो, पढ़ो, ये पैसेज पढ़ो। तो जब वो पैसेज पढ़ेगा तो एज ए टीचर आप उसका कौन सा अंदाज़े कद्र करेंगे, उसकी कौन सी चीज़ का इवेल्युएशन करेंगे? अदब की मालूमात का, बोलने की महारत का, अदाकारी यानी एक्टिंग की सलाहियत का, या फिर इदराक का। तो चूँकि वो क़िराअत कर रहा है, बोल रहा है, तो आप उसकी जो बोलने की महारत है, स्पीकिंग स्किल है, उसका अंदाज़ा कर पाएंगे। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ज़बान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुपों में किया जा सके। क्यों? अगर आप लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको जोड़ों या ग्रुपों वाला काम देना चाहिए, क्योंकि जब जोड़े में या फिर ग्रुप में बच्चे कोई काम करेंगे तो एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, तामुल करेंगे, और तामुल ज़बान की नशोनुमा में मददगार होता है। तो अब उस बात को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन पढ़िए, आपको जवाब मिल जाएगा। ग्रुप में काम क्यों देना चाहिए? तलबा साथ मिलकर जल्दी काम खत्म कर लेंगे, ये मकसद है, या फिर ये उस्ताद के काम को कम करेंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहिदे से मुश्किल है, या फिर इस तरह के बामानी काम से तलबा एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन करते हैं। जी हाँ, जब आप ग्रुप में बच्चों को काम करने के लिए देंगे तो एक दूसरे से बच्चे सीखेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, सीखेंगे, जाहिर सी बात है एक दूसरे का वो ताउन भी करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बोल चाल की ज़बान के कुल्लिये का फ़रोग़ मुस्तकबिल में ज़बान की आमोज़िश की मजबूत बुनियाद है। ये एक पॉइंट है।
ठीक है। अब आपको बताना है कि बोलचाल की ज़बान के फ़रोग़ के लिए क्लासरूम की किस मशक़ को अपनाया जाना चाहिए। सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी स्पीकिंग स्किल को बढ़ाने के लिए क्लासरूम में कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बच्चों को अपने साथ मिलकर एक साथ दरसी किताब के सबक या कहानी को पढ़ना चाहिए, यानी ग्रुप में एक साथ कहानी पढ़ो, चलो मैं पढ़ रहा हूँ मेरे साथ साथ दोहराओ, या फिर मुश्किल अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ की आपको मशक़ करना चाहिए, या फिर बच्चों का नज़्म याद करना और पढ़ना, ये बोलने में मददगार होगा, या फिर बच्चों जैसी कहानियों पर रोल प्ले की सरगर्मी करना। तो देखिए रोल प्ले जहाँ कहीं पे भी आए और सुनने और बोलने की बात हो तो वहाँ पे रोल प्ले इम्पोर्टेंट हो जाता है। बोलचाल की ज़बान के फ़रोग़ के लिए बच्चों की जो कहानियाँ होती हैं उन पर रोल प्ले की सरगर्मी करना ये अहम है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए, छठी जमात का तालिब इल्म तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ कर रहा है, उच्चारण सही नहीं कर पा रहा है, तो एज ए टीचर आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे। उसके वालिदैन को बुलाकर शिकायत करेंगे? जी नहीं। आप कंप्लेन नहीं करेंगे। गलती करते ही बच्चे को रोकेंगे टोकेंगे? जी नहीं। जब बच्चा काम मुकम्मल कर ले, पढ़ ले, तब आप उसके तलफ़्फ़ुज़ को सही कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों में पढ़ने की सलाहियत को फ़रोग़ देने के मकसद में शामिल नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रीडिंग स्किल को डेवलप करने का जो एम है उसमें इंक्लूड नहीं है। मतन की क़िराअत के दौरान इस्तिंबात करना, यानी उससे कुछ चीज़ें इस्तिंबात करना। इस्तिंबात का लफ्ज़ मुझे हिंदी में या अंग्रेज़ी में फ़िलहाल इसका मुतरादिफ याद नहीं आ रहा है। चलिए, मतन को साबिक़ा मालूमात यानी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करना, अल्फाज व इक़्तिबास के मानी को समझना, या फिर उस्ताद के बाद दोहराते हुए बावाज़ बुलंद पढ़ना। देखिए, पढ़ने की सलाहियत को डेवलप क्या नहीं करेगा, जब मतन पढ़ेंगे और इस्तिंबात करेंगे, उससे दलील निकालेंगे तो ये तो आपका हेल्पफुल होगा। प्रीवियस नॉलेज से जोड़ेंगे तो ये भी मकसद है। पैसेज को और अल्फाज के मानी को समझेंगे, लेकिन आप उस्ताद के साथ सिर्फ दोहराएंगे तो इससे पढ़ने की सलाहियत फ़रोग़ नहीं होगी। उस्ताद पढ़ रहा है और आप उसी को दोहरा रहे हैं तो इसमें आपका पढ़ना कहाँ से फ़रोग़ पाएगा। तो इसलिए जो नेगेटिव पॉइंट होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऐसे ही बहुत सारे सवालात हैं, बाकी के सवालात हम अगली क्लास में हल करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, इसका जवाब दो। सीमा सबक को रट कर फ़ौरन समझ लेती है, रीना दिमागी मशक़ इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग से समझती है, यानी सीमा में और रीमा में फ़र्क है। तो ये फ़र्क क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये इनफरादी खुसूसियत है, व्यक्तिगत भिन्नता है। ऐसे ही बहुत सारे सवालात हैं, सबको हल करेंगे। अगर आपने नोट्स ले लिया होगा तो इसको आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नहीं लिया है तो ले लीजिए। कैसे लेंगे? 7275549890 पे आप व्हाट्सअप करके नोट्स को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।